हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस वीडियो में बेटा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि मेंडल का जो सक्सेस था। वैसे हम लोग आज जो भी मेंडल के बारे में बात करते हैं या मेंडल ने जो भी वर्क किया हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि मेंडल ने जरूर कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण वो इतना विख्यात या फेमस हो गए। ठीक है। हालांकि मेंडल का जो सक्सेस था वो उनके लाइफ टाइम में तो नहीं मिला। लाइफ टाइम मतलब उनके डेथ के बाद जाकर के 1900 में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया था। लेकिन जो भी था, मेंडल ने ऐसा कुछ क्या किया जिसके कारण उन्हें ये सक्सेस मिला। आज हम लोग इसी बात पर बात करेंगे इस वीडियो में, और इसका हेडिंग है रीजन्स ऑफ मेंडल सक्सेस। ठीक है बेटा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि मेंडल ने गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जानते हैं। लेकिन गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले मेंडल पहले पर्सन नहीं थे, या फिर कहो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो था, तो ये इससे पहले, मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट इस फील्ड में वर्क कर चुके थे। जैसे हमने दो तीन की बात किए हैं यहाँ पर, जैसे कॉल रिटर थे जिन्होंने मेज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद नाइट, गॉस, ये सब थे जिन्होंने, नाइट और गॉस ने तो गार्डन पी पर ही वर्क किया था। लेकिन इन लोगों को वो सक्सेस नहीं मिला जो मेंडल को मिला। ठीक है। तो मेंडल को जो अपने एक्सपेरिमेंट से या अपने फाइंडिंग से जो भी एक फेमस या रेपुटेशन मिला और जो सक्सेस मिला, उसमें कौन कौन सा है पॉइंट, उसी को हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा। देखो, अब सबसे पहला कारण है कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट या सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल ने गार्डन पी का सिलेक्शन किया था। अब आप जानते होंगे कि मेंडल ने गार्डन पी का जो सिलेक्शन किया था, तो गार्डन पी में ऐसे क्या क्या सब क्वालिटी थे जो उनको काफी हेल्प किया। तो देखिए, जैसे हम पॉइंट वाइज बता दें कि गार्डन पी जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। गार्डन पी जो है इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी कि बहुत सारे जो वेराइटीज होते हैं। गार्डन पी का जो फ्लावर है उसमें नेचुरल तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हम करा सकते हैं, और वो सक्सेसफुल भी होता है। ठीक है। अच्छा, गार्डन पी जो है उसमें ये एक एनुअल प्लांट है, और हम लोग इसको मतलब 3 से 4 महीने इसका लाइफ स्पैन होता है, तो 1 साल में हम इसके 3 जनरेशन का स्टडी कर सकते हैं। और ईच प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है। लार्ज नंबर में सीड्स आते हैं, तो मेंडल ने इसका भी काफी फायदा उठाया था। ठीक है। और छोटा प्लांट है तो छोटे से एरिया में ही हम इसको कल्टीवेट करके और इस पर वर्क कर सकते हैं। मेंडल ने अपने इस प्लांट पर जो 7 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। तो देखिए, मेंडल ने जो गार्डन पी का सिलेक्शन किया था, ये उनके सक्सेस के पीछे का छोटा कारण था, क्योंकि गार्डन पी पर तो ऑलरेडी पहले भी वर्क हो चुका था। लेकिन मेंडल ने जिस टेक्निक से वर्क किया, जिस मेथड से वर्क किया, या जो जो उन्होंने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में टेक्निक, वो टेक्निक ये लोग नहीं अपना सके थे। कौन? नाइट, गॉस, ये सब। इसीलिए वो लोग असफल हो गए और मेंडल को ये चीज सफल हो गए। तो देखिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक तो गार्डन पी का सिलेक्शन था, वो भी इनके सक्सेस के पीछे का एक कारण था। ठीक है। दूसरा कारण था कि मेंडल ने, चूंकि मेंडल एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे, थे, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में या अपने जो कैलकुलेशंस था उसमें उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को काफी यूज किया था टू एनालाइज हिज रिजल्ट्स। अब देखो, अब यहाँ पर मैथमेटिकल जो लॉजिक्स या स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करने से इनको काफी फायदा होगा। होता क्या है, सिंपल सी बात है कि देखिए, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का जो अपना कैलकुलेशन है, जो डेटा है, जब आपके सामने होता है, तो उस डेटा को देख करके आप उसको एनालाइज करते हैं। आप उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मान लो एक क्रॉस का ये हमारा फाइंडिंग है, दूसरे क्रॉस का हमारा ये फाइंडिंग है। अब जो हमारा मतलब डेटा हमारे सामने है, तो हम उस डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं कि कहां कहां पर क्या डिफर कर रहा है। तो ये जो मैथमेटिकल जो या स्टैटिस्टिकल डेटा था, ये उनको काफी हेल्प करता था। ठीक है। तो एक ये कारण था। अच्छा, he maintained records of his experiment regarding number and time। और देखो, जो भी एक्सपेरिमेंट वो करते थे, इसका वो अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे।
मेंडल ने हजारों क्रॉस कराए थे, हजारों, सैकड़ों, हजारों, क्योंकि 7 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना मामूली बात नहीं है। और इतने लंबे टाइम तक एक्सपेरिमेंट करते थे, इतने सारे वैरायटी के बीच में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो इसका टोटल रिकॉर्ड वो मेंटेन करते थे। यदि वो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए होते तो सारा चीज हौच पौच होकर के सब मिक्स हो जाता और फाइनली कुछ वो कंक्लूड नहीं कर पाते। तो वो सारे डेटा रिकॉर्ड को मेंटेन रखते थे कि हाँ इतना सीड लिया, इतना ये हुआ, इतना जो है सो रेशियो आया, नंबर से कंसर्निंग डेटा हो सकता है, और किस तरह के प्लांट को हम आपस में क्रॉस करा रहे हैं, ये सब कुछ उनका एक एक करके वो रिकॉर्ड मेंटेन होता था। ये भी एक कारण था। चलो नेक्स्ट कारण की बात करते हैं कि जो इससे पहले के जो भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो सब क्या गलती किए थे कि उन्होंने एक ही साथ बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। तो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को हम एट ए टाइम कंसीडर करके एक्सपेरिमेंट में उसको रखेंगे तो उसमें बहुत सारे मिक्सिंग हो जाते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने स्टेप बाय स्टेप वर्क किया। बहुत बड़ा कारण है इनके सक्सेस का कि मेंडल ने पहले एक कैरेक्टर को लेकर के, एक कैरेक्टर ऐसे कंसर्निंग जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे डिफरेंट प्लांट्स में, जो उन्होंने 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया था, और ये 7 कैरेक्टर के से कंसर्निंग जो एक कैरेक्टर में डिफर करने वाले प्लांट्स थे उसके बीच आपस में क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर उन्होंने 2 कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सारे रिकॉर्ड को रखा, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने उसका रिकॉर्ड अपना रखा। तो स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़े, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और इनका जो है सो डेटा अच्छे से रिकॉर्ड एक मेंटेन होता गया। और मोनोहाइब्रिड को बाद में डाईहाइब्रिड से भी कंपेयर किए, उसके बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे जो है सो अपने जो कैलकुलेशंस को एनालाइज किया। तो इस तरह से ये जो उनका रेस्ट्रिक्शन था जो 1 या 2 कैरेक्टर्स, तो मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, वैसे रेयरली उन्होंने कुछ ट्राईहाइब्रिड क्रॉस भी कराए थे, लेकिन कॉमन है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना अपने एक्सपेरिमेंट्स में, ये भी इनका एक बहुत बड़ा कारण था सक्सेस का। देखो, सिलेक्शन ऑफ ओनली सच कैरेक्टर्स व्हिच हैव ओनली 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। देखो, मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे तो शुरू में उन्होंने 34 ट्रेट्स पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, 34 वैरायटी पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। लेकिन बाद में वो उसको घटा करके 22 पर आए, और फाइनली उन्होंने केवल 14 वैरायटी पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया। 14 वैरायटीज या ट्रेट्स, और ये जो 14 वैरायटीज थे ये 7 कैरेक्टर्स के थे, यानी हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स। आगे जो इसके आगे वीडियो होगा उसमें हम सारे टर्म्स की बात करेंगे। तो एक कैरेक्टर के 2 ही ट्रेट, तो उन्होंने केवल उसी 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जिसमें 2 ही ट्रेट थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लो कि अब हाइट है, तो हाइट से रिलेटेड जितनी भी गार्डन पी पर उन्होंने वर्क किया उसमें हाइट से कंसर्निंग उनको 2 ही तरह का प्लांट दिखा, या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, बीच वाला कोई नहीं था, इंटरमीडिएट हाइट वाला कोई नहीं था, यानी हाइट कैरेक्टर के 2 ही ट्रेट उनको दिखे। उसी तरह से जैसे सीड शेप की बात है, तो सीड शेप से कंसर्निंग जो था उसमें उनको 2 ही तरह का वैरायटी या ट्रेट दिखाई पड़ा, या तो राउंडेड सीड वाले थे या रिंकल्ड थे। तो ऐसे करके उन्होंने केवल उन्हीं 7 कैरेक्टर्स को चुना जिनमें 2 ही ट्रेट थे, आइदर दिस और दिस, इंटरमीडिएट फॉर्म कोई नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने जो 2 ही ट्रेट वाले कैरेक्टर का जब सिलेक्शन किए तो जिससे इनमें काफी सिंप्लिसिटी था और इससे उनको काफी बेनिफिट हुआ। देखिए अगला नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंटेड ऑन ए नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर सेम ट्रेट। एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अलग अलग डिफरेंट प्लांट पर किया, और एक ही प्लांट के, जैसे मान लो यहाँ पर एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। देखो यहाँ ये टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ है। अब इस टॉल पर भी बहुत सारे फ्लावर्स थे, ये देखिए बहुत सारे फ्लावर्स थे, टॉल पर भी हैं, और ड्वार्फ पर भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। देखिए ये सब ड्वार्फ है, मान लो ये ड्वार्फ है, ये टॉल है। अब टॉल और ड्वार्फ पर जो फ्लावर्स थे, अब क्या किया उन्होंने, अब मान लो कि ये इस प्लांट के सारे फ्लावर्स जो हैं उसका अपना कोई मेल पार्ट लिया, मान लो इसके फीमेल पार्ट। तो जब क्रॉस कराते थे तो केवल इन प्लांट के 2 ही फ्लावर में नहीं कराते थे। जैसे मान लो इसका इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक है, फिर इसका किसी दूसरे के साथ क्रॉस कराया,
फिर इसका इसके तीसरे के साथ क्रॉस कराया, तो बताओ, चूंकि इस तरह का जो क्रॉस है ना, तो एक ही साथ वो कई फ्लावर पर, ठीक है, क्रॉस कराते थे। इससे क्या होता था कि मान लो कि जब इसका एक ये इसमें क्रॉस होगा तो यहां भी सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, फिर उसमें इसमें भी बनेगा फ्रूट और सीड, फिर इसमें भी बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके जब बहुत सारे दो प्लांट के बहुत सारे फ्लावर्स के बीच, या जो डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनको उनके बीच आपस में क्रॉस कराते थे, तो सीड का नंबर इनको ज्यादा मिलता था। और लार्ज सैंपलिंग साइज होने से, देखो यहां पर है कि लार्ज सैंपलिंग साइज लेस चांस ऑफ एरर। अगर सैंपलिंग या साइज बड़ा होता है, नंबर ज्यादा होगा, तो एरर चांस कम होता। इसका क्या क्या मीनिंग है, ये कैसे हम इसको देखो, जैसे हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जो एक टेस्ट हुआ जिसमें उसको 95% स्कोर आया, ठीक है, एक बच्चा का 95% स्कोर किया। एक दूसरा बच्चा है जो लगातार 10 टेस्ट में 95% स्कोर कर रहा। तो बताओ, ये दो बच्चे में किसका हम जो किस बच्चे में जो हम अधिक पोटेंसी मानेंगे, अधिक जो है सो इंटेलिजेंट मानेंगे? क्योंकि जो बच्चा, देखो, जो बच्चा 10 टेस्ट में लगातार 95% ला रहा है, इसका मतलब है कि वो उसमें परफेक्टनेस ज्यादा है। और जो एक टेस्ट में 95% लाया है, हो सकता है उस पेपर का क्वेश्चन इजी हो, लेकिन जो लगातार 10 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें परफेक्टनेस ज्यादा होगा। इसीलिए कहते हैं कि लार्ज यानी ज्यादा संख्या होने से परफेक्टनेस अधिक होता है, एरर का चांस कम होता है, ठीक है। तो इसलिए सीड का नंबर वो ज्यादा लेते थे, ताकि जो उसका जो एरर का चांस कम हो जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब देखो, अब सेवेंथ और लास्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स पर जब अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो क्या हुआ था कि बाद में, मेंडल के टाइम में तो क्रोमोसोम का, जीन का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मेंडल के बाद में जब क्रोमोसोम के बारे में डिस्कवरी हुआ, क्रोमोसोम पर जीन का स्टडी हुआ, तो लोगों को ये कंफर्म हुआ कि जो मेंडल ने जिस 7 कैरेक्टर्स, यानी कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, उन 7 कैरेक्टर्स से कंसर्निंग जीन 4 क्रोमोसोम पर, देखो पहले तो ये हुआ कि 7 माने जो 7 जो जीन्स हैं वो उस 7 कैरेक्टर से कंसर्न है, लेकिन जब ये कंफर्म हुआ कि वो जो 7 जीन हैं वो अलग अलग 4 क्रोमोसोम पर ही सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, मैंने कहते हैं कि मेंडल लकी थे। क्योंकि मेंडल लकी इसीलिए थे क्योंकि देखो कि उन्होंने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस तो उन्होंने बहुत सारे कराए, लेकिन वो डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं कराया जो प्लांट हाइट और पॉट शेप से कंसर्न था। देखो, मेंडल ये जानते नहीं थे कि इनके जीन एक ही क्रोमोसोम पर क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, ये चीज बाद में पता लगा। तो उन्होंने अगर वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन प्लांट हाइट और पॉड शेप को कंसीडर किए होते, तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो कंसेप्ट है वो नहीं आता, क्योंकि ये तो लिंकेज है, यहां पर तो लिंकेज है। देखो, ये 4th क्रोमोसोम है गार्डन पी का। गार्डन पी में जो 4th क्रोमोसोम, वैसे तो 7 पेयर क्रोमोसोम होता है उनमें, लेकिन जो ये 4th क्रोमोसोम जो है उस पर इसका जीन है, और ये वैसे तो 3 जीन है, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप एंड प्लांट हाइट, लेकिन प्लांट हाइट और पॉड शेप का जीन काफी क्लोजली प्लेस्ड है। तो मेंडल ने कभी भी अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन 2 कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया। अगर किए होते तो उनमें प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट नहीं दे पाते। ये तो लिंकेज का डिस्कवर कर लेते, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट वो नहीं दे पाते। तो देखो, इसीलिए कहते हैं कि मेंडल लकी थे, और कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो इसीलिए मेंडल का जो फॉर्च्यून था वो काफी फॉर्चुनेट पर्सन थे, लकी थे, और जिसके कारण वो इस तरह से उन 2 कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किए। तो ये सारे जो उनके रीजंस थे जो मेंडल के सक्सेस के पीछे का है, ठीक है बेटा। तो आज इसमें हम लोग देखें कि मेंडल ने के सक्सेस के पीछे कौन कौन से कारण थे। इसको आप, आई होप कि ये आप समझे होंगे, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है बेटे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें। ओके बेटे, थैंक यू बेटा।